लेट्स लर्न स्क्वाड। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, पोल में जवाब देंगे, साथ में कमेंट्स में बताएंगे कितना आपने स्कोर किया। अंत में 30 क्वेश्चंस हैं प्रॉपर जैसे पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? देखिएगा 6 तारीख को आपकी रहेगी मैराथन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, और 6 मतलब यही सैटरडे। आज क्या है? थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है आज, है ना? आज है वेडनेसडे, यानी थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बीच में है। तो सैटरडे नाइट को 9 बजे ही शुरू करते हैं हम लोग। मैराथन सेशन रहेगा आपका बाल विकास का। The nature of relationship between development and learning is viewed by Lev Vygotsky as having which of the following characteristics? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में सही है? एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। वाइगोस्की के दृष्टिकोण में विकास एवं अधिगम के बारे में कौन सी बात सही है? फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, कौन सी बात सही है विकास और अधिगम के बारे में? बहुत बढ़िया नुजहत। देखिएगा, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग। देखते हैं। इट इज लीनियर इन नेचर। ना तो लर्निंग लीनियर होती है ना डेवलपमेंट, ऐसा कोई नहीं कहता, ना हम इसको सही मानते हैं अगर कोई कहता है। मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होती, ये क्या है? स्पाइरल चीजें आगे पीछे होती हैं, वर्तुलाकार होती हैं, एक स्टेज में चलती हैं, फिर दूसरी स्टेज में थमती हैं, फिर और स्ट्रांग होती हैं, है ना? द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। नहीं, डायनामिक होगा, फिक्स थोड़ी है, मतलब खत्म, बिल्कुल निश्चल है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर है। भाई लर्निंग और डेवलपमेंट, आप कुछ सीख रहे हैं और जो एज के साथ आपका डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों चीजें मिलकर के एक डायनामिक यानी परिवर्तनशील चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एक 2 + 2 4 ही होगा, है ना? अगर हम बात करें, इवन अगर आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और आपकी दिशा अगर भटक गई, तो आप कुछ खतरनाक व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो ये स्टैटिक नहीं है, कुछ फिक्स नहीं होता। लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, यानी पहले अधिगम होता है फिर डेवलपमेंट आता है। ये बात आज जिन्होंने वाइगोत्स्की पढ़ा है बैच में, आपको पता है ये बात कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं। दूसरी बात है डेवलपमेंट ऑफन प्रीसीड्स लर्निंग, यानी डेवलपमेंट बहुत बार जो है लर्निंग से आता है या लर्निंग से पहले आता है। ये बात प्याजे कहते नजर आएंगे आपको, ये बात प्याजे कहते नजर आएंगे आपको। तो विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण पूछा है, प्याजे का नहीं पूछा। अगर प्याजे पूछा होगा तो आंसर हो जाता डी, लेकिन यहाँ पे प्याजे ना पूछ करके उन्होंने वाइगोत्स्की पूछा है। और मैंने आपको बताया हुआ, जब वाइगोत्स्की की बात आए तो आप लिख सकते हैं VLD। VLD बोले तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, पहले L बाद में D। अगर प्याजे की बात करें तो PDL हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। यानी प्याजे स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि एज आएगी, बच्चे की मेच्योरिटी हिट होगी, उसका जेनेटिक मेकअप जो है उसको उसकी टांगों में वो जान आएगी कि वो साइकिल सीख सके। अब वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि अगर आप उसको सही माहौल दें, एनवायरमेंट दें, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं चीजें कि इसी एज में ये क्षमता आएगी। वो कह रहे हैं आप एनवायरमेंट दो, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ZPD है, वो सीख जाएगा। एज उनके लिए मैटर नहीं कर रही। लर्निंग मतलब एफर्ट और प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो एज हो भी गई तब भी साइकिल नहीं सीखोगे, अगर एफर्ट और प्रैक्टिस नहीं हुई है तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं लर्निंग, यानी अगर आपने एफर्ट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो इंग्लिश चाहे आप 20 साल के हो जाए, अगर कोई भाषा है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी नहीं सीखेंगे। तो लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है, जिस चीज पे वाइगोत्स्की जोर देते हैं कि आप सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, एफर्ट और प्रैक्टिस करके, और फिर वो लर्निंग जब आपने मान लीजिए इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश एक एग्जांपल है लर्निंग का, आपने कोई स्किल सीख ली, लर्निंग हो गई आपकी, तो आप फिर लिटरेचर भी पढ़ेंगे उस भाषा का, आप उस भाषा में मूवीज भी देखेंगे, आप उस भाषा में बहुत सारे लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट फिर उस एज के अकॉर्डिंग अपने आप होगा। तो ये क्या होगा, लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, यानी लर्निंग से डेवलपमेंट आता है। आपका जो संज्ञान भी बेहतर होगा क्योंकि आपने वो भाषा सीख ली, लर्निंग की आपने, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेहतर हो रहा है। तो सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी आपने सीखा और सीखने से विकास होगा। विकास में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है ना? उसमें एक चीज लर्निंग भी है कि जुड़ी हुई है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें, चाहे वो दिमाग का विकास हो, शरीर का विकास हो, सामाजिक विकास हो। तो लर्निंग से डेवलपमेंट वाइगोत्स्की, अगर डेवलपमेंट ऑफन प्रीसीड्स लर्निंग होता तो प्याजे का अगर पूछा होता तो डी हो जाता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इनके बारे में थॉट और लैंग्वेज को लेके भी थोड़ा क्लैश रहता है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे मैराथन में, एक सेशन में सब कुछ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, द डेवलपमेंटल थियरिस्ट हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी, यानी नए पैटर्न के ही क्वेश्चन है। यानी प्लास्टिसिटी, यानी डेवलपमेंट को जो प्लास्टिक मानते हैं जो मनोवैज्ञानिक, कि विकास क्या है, नमनीय होता है। वो ये कहेंगे कि थ्रू आउट लाइफ प्लास्टिसिटी चलती रहती है, आर लाइकली टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है।
इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, यानी प्लास्टिसिटी का संबंध किससे है। प्लास्टिसिटी का मतलब है जीवन पर्यंत आप कुछ ना, आपका ब्रेन नया सीखने की क्षमता रखता है, आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो बहुत विस्फोट कर रहे होते हैं और आप हमेशा कुछ कुछ नया सीखते रह सकते हैं। तो ब्रेन हमारा कभी भी कुछ भी सीख सकता है समय के साथ, यदि आप उसको सही खाना दें ब्रेन को तो उसकी सीखने की क्षमता बनी रहेगी, है ना। तो ये क्या है, खाने का मतलब एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो ये एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस है, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। यदि उसको सही अनुभव, सही चैलेंजेस, चीजें मिलती रहें तो नमनीय है, प्लास्टिसिटी होती है आपके डेवलपमेंट में, ये कॉन्टिन्यूअस चलता है, में एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिसकॉन्टिन्यूटी इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू। अब आपको पता है कुछ लोग मानते हैं कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, इसमें नमनीयता होती है, जीवन पर्यंत चलेगी। कुछ लोग मानते हैं विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, जिसमें से एक है प्याजे, जो ये कहते हैं विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में बांट दिया। वहीं वाइगॉस्की हैं जो कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, या ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। जब तक प्याजे ना लिखा हो पेपर में, आप मानेंगे कि आपका जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या कह रहे हो भाई, टेलीग्राम पे आंसर्स ऑप्शन में ही नहीं दिया कीजिए, आंसर अलग नीचे में दे दीजिए। चलो लास्ट में टाइप करा देंगे सरफराज, आपकी आसानी के लिए, रिवीजन के लिए लिख देते हैं यार वहां पे। चलो ऐसे करा देंगे आज से। देखो एक बात, अगर हम बात करें, अच्छा नीचे लिख देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, आंसर ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, देखते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब आप जा रहे हैं तो कुछ नई नई एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल फैक्ट है। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है, क्योंकि स्टेज में तोड़ दिया तो हर एक स्टेज में कुछ नई चीज उभर रही होगी, उसी को डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं हम, जैसे कि प्याजे की स्टेज में भी है। चलो फिर भी बाकी ऑप्शंस तो चेक करने पड़ेंगे। देखिए, बिना चारों ऑप्शन पढ़े एक जवाब नहीं सेलेक्ट कर लेना, चाहे आपको कितना भी ल्यूक्रेटिव, कितना भी अच्छा, कितना भी लालच लुभावना लग रहा हो ऑप्शन, क्या हाँ ये सही तो है, लेकिन चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, चारों में से बेस्ट चाहिए हमको, ठीक है ना। नेगेटिव ब्रेक्स इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, देखो नेगेटिव ब्रेक्स नहीं होते। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं नकारात्मक कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव ब्रेक आते रहते हैं, उसको डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं, नहीं। आ डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड के मतलब, तो प्याजे ने ये थोड़ी कहा है, प्याजे डिसकॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट आपका खराब की तरफ जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इंटरफेरेंस इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस के, इंटरफेरेंस हो रहा है विकास की प्रक्रिया में, हस्तक्षेप है, कुछ रुकावट है, ऐसा भी नहीं है स्टेजेस का मतलब, बल्कि हर स्टेज में बेहतर होता जा रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। यानी हर एक स्टेज में एक नया तरीका, एक नई एबिलिटी आ रही होगी, है ना। अगर हम माने यहाँ पे 1 मिनट देखेंगे एक डायग्राम की मदद से, जल्दी में नहीं रहेंगे, है ना। इधर लिखते हैं प्याजे, इधर लिखते हैं प्याजे, और यहाँ लिखते हैं वाइगॉत्स्की। प्याजे कह रहे हैं विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना है, विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये जन्म से 2 वर्ष इतनी चीजें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है, एक्टिविटी करेगा, अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से सोचेगा, लिटिल साइंटिस्ट है ही। फिर इस स्टेज से इससे अगली स्टेज में गए तो क्या हुआ, अब उसमें ईगो सेंट्रिज्म है, एनिमिज्म है ना, सिंबॉलिक थॉट आ गया, सिंबल से सीखने लगेगा 2 से 7 में, प्री ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन में और लॉजिक भी आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में नई चीजें उभरी, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ गई, अमूर्त चिंतन भी आ गया, इंडक्टिव लॉजिक यहाँ आ गया। तो हर स्टेज में नई चीजें उभर के आ रही हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब यही है ना, कि ये SPCF, यानी ये जो 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, ये जो 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, ये बता रही हैं कि विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है और एक सर्टेन स्टेज तक हाईएस्ट डेवलपमेंट मेंटल जो है वो हो जाएगा। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास यही कहता है। हर स्टेज में नई चीजें उभर के आ रही हैं, यहाँ पे अलग, फिर 2 से 7 में अलग क्षमताएं आ रही हैं, यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा, लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के बारे में इंडक्टिव थिंकिंग आएगी, फिर लास्ट स्टेज में फॉर्मल में डिडक्टिव भी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी है, हाइपोथेटिको भी है। हर स्टेज में नई चीजें निकल करके आ रही हैं। जबकि वाइगॉत्स्की कह रहे हैं यार ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, इसमें कोई स्टेज के हिसाब से उभरने वाली बात नहीं है, ये तो सोशल इंटरेक्शन और जो भी पीयर ग्रुप है, ये है वो है, मोर नॉलेजेबल अदर है, उससे सीख रहे हैं, ठीक। तो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे तो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि हर स्टेज में कुछ नया उभर रहा है, न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप सेम चीज को अलग दृष्टि से हर बार, जैसे 2 से 7 वर्ष का बच्चा 2 ग्लास को अलग तरीके से देखेगा,
कि भाई ये 200 ml पानी है, 200 ml इसमें भी जा सकता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी 7 से 11 में। तो नई नई चीजें उभर के आती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, ये कहेगा अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग इज बेस्ड ऑन, यानी हम जनरली जो है 3 से 4 स्टाइल्स पढ़ते हैं टीचिंग में भी, और आपका टीचर का भी स्टाइल और पेरेंट्स का भी स्टाइल, कि पेरेंटिंग यानी बच्चे को बड़ा करने के जो तरीके हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देती हूँ। समझते हैं कहानी क्या है। बफरिंग यार यहाँ से तो नहीं होती है, पता नहीं आप लोग को कैसे फेस करनी पड़ती है। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली, अथॉरिटेटिव, ये बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग मानी जाती है, यानी सबसे बेहतर जो स्टाइल है पेरेंटिंग में बच्चे को पालन पोषण की बच्चे की, वो यही है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन नहीं है, वो एकदम नेगेटिव होती है, वो हिटलर शाही होती है। अथॉरिटेटिव वो स्टाइल है पेरेंटिंग की जहां डिसिप्लिन भी है और जहां केयर भी है, यानी कंट्रोल भी अप है और केयर भी अप है, यानी कंट्रोल भी ज्यादा है, डिसिप्लिन भी है, ऐसा नहीं है पता ही नहीं आपको बच्चे कहां जा रहे हैं, और केयर भी है, यानी आप डिस्कशन करके रूल सेट होते हैं, बच्चों की भी उसमें भागीदारिता है किसी बात को मानने में कि अच्छा आपको ये करियर चूज करना है, तो डिस्कशन हो रहा है, लॉजिक निकल करके आएगा, बच्चे के पक्ष को सुना जाएगा, पेरेंट्स के पक्ष को सुना जाएगा, डिसिप्लिन भी है, और तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा, इसलिए ये बेस्ट माना जाता है। मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप हैं वो कह दिया ना कह दिया वाले पेरेंट। कौन? अमिताभ बच्चन, किसके? कभी खुशी कभी गम के, है ना। तो उस केस में अथॉरिटेरियन हो जाएंगे आप, अथॉरिटेटिव नहीं बचेंगे, फिर वो हिटलर शाही अधिनायकवादी कह देते हैं, अथॉरिटेरियन हो जाएंगे फिर आप, ठीक है। अगर हम बात करें नॉट लिसनिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी अथॉरिटेरियन ही है एक तरह से, कि आप खुद ही डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द चाइल्ड, ये भी फिर अथॉरिटेरियन ही है। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेरेवर पॉसिबल, अथॉरिटेटिव का मतलब यही है कि जहां भी संभव हो बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। अच्छा तुमको लगता है कि 10 बजे आना ठीक है, तो आप बता रहे कि नहीं बेटा सेफ नहीं है, फिर आप कहेंगे कि पापा ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, तो 70 चीजों पे डिस्कशन होगा। फिर अच्छा क्या होगा कि ठीक है अगर तुम्हें कभी काम है, ठीक है 12 बजे आना पड़ रहा है और हम सेफ एरिया में नहीं रहते और आप एक फीमेल हैं, तो पापा कहेंगे चलो मैं लेने आ जाऊंगा 12 बज रहे हैं, तो है ना। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया, यानी दोनों डिस्कशन करके एक जगह तक पहुंचे, ठीक है ना। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब पेरेंटिंग स्टाइल पे एक बार बात कर लेते हैं, और टीचिंग स्टाइल पे भी एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल की अगर बात करेंगे बच्चे को पालने की, तो एक तो है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज, है ना। अभी मैं लास्ट टाइम कह रही थी हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल ही लेकर के चलती हूँ, और फिर भी कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं जिसकी हद नहीं है। अथॉरिटेटिव की अगर हम बात करें तो अथॉरिटेटिव जहां पे कंट्रोल भी है, यानी डिसिप्लिन भी है और केयर भी है, यानी केयर भी अप है और कंट्रोल भी अप है, इसीलिए इसको बेस्ट कहा जाता है कि बच्चे और पेरेंट मिलकर के एक डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की चल रही है या सिर्फ पेरेंट्स की चल रही है, ठीक है जी। अथॉरिटेरियन क्या है? पा के नाम से मैंने आपको ये याद कराया हुआ है, याद हो तो आपको, ये इस पे अलग से एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे भी पेरेंटिंग स्टाइल का, ये कई बार पूछा जाता है कई बार नहीं। अथॉरिटेरियन में क्या है, ये उल्टा लिख दिया अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में क्या है भाई? अथॉरिटेरियन होता है अधिनायकवादी, जिसको हम कहते हैं एकदम हिटलर शाही, वो कभी खुशी कभी गम के अमिताभ बच्चन टाइप्स। ये कंट्रोल तो बहुत ज्यादा है, कंट्रोल तो प्लस में है, कंट्रोल तो अप है, लेकिन केयर की प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी हो जाती है। केयर दिखती नहीं है पेरेंट की, है मन में वो एक अलग बात है, बट दिखती नहीं है, ठीक। फिर आ जाता है परमिसिव स्टाइल। ना तो ये पेरेंटिंग में अच्छा है ना पढ़ाने के तरीके में, यानी टीचिंग मेथड में भी ठीक नहीं है परमिसिव होना। परमिसिव स्टाइल का मतलब है आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, नहीं ये तो पता है आपको, आपको बेसिकली बच्चों की चलती है, जैसा उनका मन कर रहा है वैसा वो कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो परमिसिव में केयर इतनी ज्यादा होती है, मोह, ये एक तरह से धृतराष्ट्र वाला स्टाइल हो गया। महाभारत देखिए ना, तो वो धृतराष्ट्र का जो स्टाइल है वो परमिसिव ही है। ये जो महाराज धृतराष्ट्र है वो बिल्कुल पुत्र मोह में अंधे हैं एकदम, है ना, कि दुर्योधन जो कहे सब चलता है। तो यहाँ पे केयर तो बहुत ज्यादा है, हाय रे मेरा पुत्र, लेकिन डिसिप्लिन या कंट्रोल 0 है, ठीक है ना। कंट्रोल माइनस में है, केयर बहुत ज्यादा है, तो उस केयर के चक्कर में बच्चों की ही चल रही होती है। फोर्थ ऑप्शन है, जबकि एक उम्र तक बेसिक डिसिप्लिन चाहिए। अगर हम बात करें फिर लास्ट आता है आपका इग्नोरेंट, जिसको हम कह देते हैं, या नेग्लेक्टफुल स्टाइल। ये पेरेंटिंग का स्टाइल है कि आप कौन सा स्टाइल से बच्चे को पाल रहे हैं।
नेग्लेक्टफुल होता है, पता ही नहीं है इनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कहाँ रहता है, टाइम पे चेक पहुंच जाता है बस, है ना। वो अमीर परिवारों के बच्चे देखे होंगे आपने मूवीज में कि पापा जो है बस एटीएम है, पैसा पहुंचा देते हैं, बाकी पापा से ना बात करने की फुर्सत है और ना ही ये पता है कि बच्चा कौन से स्कूल में। अरे ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी वो एनिमल मूवी आई थी ना, तो वो लास्ट में कह रहे होते हैं रणबीर कपूर कि आपको तो ये भी नहीं पता था मैं कौन से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ये वो। तो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है कि आपकी केयर भी जीरो, मतलब केयर भी कम है और कंट्रोल भी कम है ना। तो ये 4 स्टाइल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? नहीं यार, मैं तो कोई क्लास भी डिलीट नहीं हुई यूट्यूब से नरेश, मतलब बहुत पुराने कुछ वीडियो, इस बार तो अभी तक तो कोई वीडियो नहीं हटी है। क्लियर है बात? तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब टीचिंग की अगर मैं बात करूं, बेस्ट कौन सा है इसमें? अथॉरिटेटिव बेस्ट है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल भी है, केयर भी है, बच्चे की भी सुनी जा रही है और पेरेंट्स भी एक डिसिप्लिन क्रिएट कर पा रहे हैं। टीचिंग स्टाइल भी यही बेस्ट है कि जहाँ पे टीचर की भी है चलती और थोड़ा सा केयर भी है। हालांकि टीचिंग स्टाइल में हम फैसिलिटेटर मानते हैं टीचर को, ठीक है ना। परमिसिव, नेग्लेक्टफुल, अथॉरिटेरियन, ये सब गड़बड़ है। ऑटोक्रेटिक नहीं होना है आपको एज अ टीचर। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि ये ऑटोक्रेटिक जहां लिखा मिल जाए समझ जाओ नेगेटिव है, यानी एक व्यक्ति ही चल रही है, मतलब सिर्फ टीचर की चल रही है क्लास में या फिर सिर्फ पेरेंट्स की चल रही है। चलिए, अथॉरिटेटिव इज गुड, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और समझिए। अगर आप ये मॉक टेस्ट भी अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, तो आधी टेंशन तो आपकी वैसे खत्म हो जाएगी पेपर में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। यानी जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। यानी जो डेवलपमेंट है पूजा, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग के विकास की बात कर रहे हैं पियाजे, इसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, आप इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास कह लो, संज्ञानात्मक विकास कह लो, है ना। इसको आप मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कह लो, कि बच्चे का दिमाग कैसे 4 स्टेजेस में विकसित होता है, ये बात पियाजे करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस है डेवलपमेंटल चेंज की? डेवलपमेंटल चेंज की कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉग्निटिव फंक्शन, यानी आपका जो स्कीमा है, स्कीमा मतलब जो ब्रेन में भरी हुई चीजें हैं, वो अपडेटेड रहता है, चेंज हो पाता है। एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन नहीं, अडेप्टेशन की प्रक्रिया है जिसमें आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किसके अंदर आते हैं? अनुकूलन यानी अडेप्टेशन के अंदर, कि या तो आप कुछ जोड़ते हैं अपने स्कीमा में जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, फिटिंग समथिंग न्यू इनटू योर प्रीवियस स्कीमा। स्कीमा होता है जो प्रीवियस नॉलेज, आपका पूर्व ज्ञान है आपके दिमाग में, जैसे स्टोरेज है बेसिकली आपके ब्रेन की, जैसे आपके फोन में स्टोरेज होती है कि आपने, ठीक है, एक नंबर था आपके पास, उसमें किसी और व्यक्ति का, मतलब सेम व्यक्ति का, मान लीजिए आपकी मदर के पास एक फोन नंबर है, आपके पास ऐड है आपके स्कीमा में, आपने एक और नंबर मम्मी ने लिया और आपने ऐड कर लिया उसी में, है ना। माँ 1 या माँ के अंदर ही आपने ऐड कर लिया उसको, एक स्कीमा में एसिमिलेट कर लिया। एकोमोडेट करना क्या है? जब आप पुराना नंबर डिलीट कर रहे हैं और एक नया नंबर लेकर के आ रहे हैं, यानी प्रीवियस स्कीमा में आपने मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया है। तो ये है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसको अडेप्टेशन की प्रक्रिया में डालेंगे हम, और अनुकूलन, ठीक है ना। मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस का यहाँ सेंस नहीं बनता, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन को बैलेंस करने के लिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ही एकमात्र सही तरीका यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अ 5-year-old चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा है, वॉज गिवन 10 पेबल्स, 10 उसको कंकड़ दिए गए, पत्थर दिए गए खेलने के लिए, पिट्ठू बोलते हैं ना जिनको हम। शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल अ शॉर्ट लाइन, अ लॉन्ग लाइन, यानी 10 पत्थर दिए गए, पहले एक छोटी लाइन बनाई पास रख के, फिर एक बड़ी लाइन बनाई दूर दूर करके, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कंजर्वेशन के कई प्रकार होते हैं। फिर और एक बड़ी लाइन बनाई, एक पत्थर, 10 पत्थर लेके सर्कल बनाया उनसे, यानी अलग अलग शेप क्रिएट करने की कोशिश बच्ची कर रही है। शी काउंटेड दीज पेबल्स रिपीटेडली, अब वो यहाँ इस लाइन में भी पत्थर गिन रही है, फिर इसमें, फिर सर्कल में गिन रही है कि 10 ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमास इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? कि वो अलग अलग शेप में उन 6 पत्थरों को रख के, 10 पत्थरों को रख के, और ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये सेम ही है क्या, ये 10 पत्थर ही है क्या, ज्यादा कम तो नहीं हुए शेप के बदलने से। ये क्या है? सीरिएशन है। सीरिएशन तो घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, जो रीजनिंग टाइप की चीजें होती हैं, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो वो भी नहीं है। नॉमिनल स्केल, यानी कोई नॉमिनल स्केल की वैल्यू की बात हो रही है, सांकेतिक मापदंड है ये? नहीं, ऐसा थोड़ी कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मान लिया है यहाँ पे, नहीं। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स है, कंजर्वेशन कई प्रकार का होता है, कंजर्वेशन ऑफ शेप्स हो सकता है,
कि वो अलग अलग शेप में चीजों को समझने की कोशिश कर रही हो। उस दिन बताया था कई प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं। तो ये संख्या का संरक्षण है कि उसको लग रहा है ये 10 ही रहेंगे क्या, है ना, कि ये 10 एक एक के सिक्के हैं, इनको छोटी लाइन में रखूं, पास पास रखूं, दूर दूर रखूं, इनका सर्कल बना दूं, रहेंगे 10 ही। तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर। कंजर्वेशन क्या है? जब आपको पता चले शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी या वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, और ये कब आता है? सीसीएस 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? संज्ञानात्मक मतलब आपके दिमाग का विकास, आपकी समझ का विकास, उसके लिए किसकी आवश्यकता है एज पर वाइगोस्की? बताइएगा एक बार फटाफट से। पहला ऑप्शन है, आपको पता है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 SCL, जैसे BPL कार्ड होता है ऐसा हमने SCL कार्ड बनाया हुआ है वाइगोस्की के लिए, याद रखने के लिए, है ना। इसका ऐसा कुछ नहीं कि हम BPL से कुछ और कहना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे हम याद रखने के लिए हमारा निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। तो SCL मतलब कल्चरल टूल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनमें से कुछ होगा। ये अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या जरूरी है? ये 3 मुख्य चीजें हैं। तो सांस्कृतिक औजार लिखा हुआ है, ये ऐसे ही आया हुआ था पेपर में, या सांस्कृतिक यंत्र कह सकते हैं, यानी कल्चरल टूल क्या हो सकते हैं? हमारे त्योहार हो सकते हैं, हमारी संस्कृति में चलने वाले ग्रंथ हो सकते हैं, हमारा रहन सहन हो सकता है, बहुत सारी चीजें कल्चरल टूल्स में आती हैं। हमारी किस्से कहानियां हो सकती हैं, किंवदंतियां हो सकती हैं, ठीक है जी बात। तो ये एक बेसिक सी बात है। टीडीपी में 26 से 28, हिंदी इंग्लिश में 20 के अप्रॉक्स और मैथ साइंस में 45 अप्रॉक्स आता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पे, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन है। कितना हो गया भाई, है ये बताओ? 70 इधर हो गया और ये 90, मतलब 90 के पार जा रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी आप नंबर मत गिनो, अभी आप ये देखो जहां गलती हो रही है उसको सुधारना है ना। मॉक टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करनी। मॉक टेस्ट का इस्तेमाल बस इसलिए करो कि पेपर टाइम पे निपट जाए अभी के लिए, क्योंकि अभी आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, बजाय कि ये देखने के नंबर कम हो रहे हैं कि ज्यादा। एनालिसिस करो उसका। सांस्कृतिक औजार यानी कल्चरल टूल्स, बात तो सही लग रही है, फिर भी पढ़ेंगे बाकी ऑप्शंस। कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर्स, डेरिवेटिव्स, सब फालतू बातें हैं। कल्चर क्या है? कल्चरल टूल्स, जिसमें भाषा हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। चलिए खैर, लैंग्वेज को भी उन्होंने टूल कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD कहते हैं। देख लो आजकल जब से पेपर ऑनलाइन हुआ और इस बार ऑफलाइन वाले में भी 4 से 5 4 क्वेश्चन थे वाइगोस्की पे, सीधे सीधे एक सेट में बहुत सारे क्वेश्चन वाइगोस्की को लेके आते हैं, है ना। तो इनकी थियरी को अच्छे से समझना जरूरी है। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी जो ZPD होती है, ZPD क्या होता है? वो दायरा संभावित विकास का क्षेत्र। क्या आप खुद से सॉल्व करते थे तो आपके 20 नंबर आते थे 30 में से? अब आपने जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, थियरीज पढ़ी लेट्स लर्न पे आके, नोट्स पढ़े फ्री, या बैच में आपने एडमिशन लिया, तो आपको टीचर की मदद मिली और आपके नंबर 28 आ रहे हैं अभी, जैसे कोई बता रहा था। तो इसका मतलब आप में पोटेंशियल है, 28 और 30 नंबर लाने की संभावना है यदि मदद मिल जाए। तो ZPD वो दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और किसी की मदद से कर सकते हैं। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। कोलैबोरेटिव डायलॉग यानी सहयोगात्मक संवाद, वो ZPD में मदद करेगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंड्यूरा की थियरी है, यहाँ कोई रोल नहीं है इसका। रिवर्सिबल थिंकिंग का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। एक्सपोजिटरी टीचिंग नेगेटिव होता है कि भर दिया आपने दिमाग में कुछ। तो वाइगोस्की के अनुसार एक ही ऑप्शन है जहां ग्रुप में सीख रहा हो बच्चा, जहां एक्टिव हो, वो है कोलैबोरेटिव संवाद यानी सहयोगात्मक अधिगम, कि बच्चे ग्रुप में एक दूसरे से मदद ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ZPD वो जो दायरा बढ़ता जाएगा, जितनी संभावना है वो बेहतर होती जाएगी सीखने की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट रुकना, पोल मत देना, देखना एक बार। अगर हम वाइगोस्की की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2-3 वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जब वाइगोस्की की थियरी की बात हो तो SCL तो आपको पता ही है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये टूल्स हैं बहुत महत्वपूर्ण। फिर ZPD आपको पता है वो दायरा जहां संभावना है सीखने की। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस है, मचान जिसको कह देते हैं हम। स्कैफोल्डिंग देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। ये स्कैफोल्डिंग दी कहाँ जाएगी? MKO के द्वारा। ये दी जाएगी ZPD में, उस दायरे में जो संभावना है सीखने की। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? हिंट देना, क्लू देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना। और क्या है? बच्चे जब ग्रुप में सीख रहे हो, अपने पीयर्स के साथ सीख रहे हो, है ना, कोलैबोरेट करके सीख रहे हो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हो, जहां जरूरत पड़े कोऑपरेशन की तो कोऑपरेशन ले या दे रहे हो, तो कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको वाइगोस्की के साथ जोड़ के रखने हैं कि सहयोग करना, ग्रुप में एक्टिव रहना, सोसाइटी, कल्चर के माध्यम से सीखना, ये सब मतलब वाइगोस्की की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ
पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग इज मार्क्ड बाय, यानी लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? आपको पता है 6 स्टेजेस हैं कोलबर्ग की थियोरी में, जो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की थियोरी दी है कि क्या सही क्या गलत। अब उसमें जो 5वीं स्टेज है, जो सेकंड लास्ट, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कह देते हैं जिसको हम, उसके बारे में कौन सी बात सही है? आप फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी एक मानवता की भलाई है तो सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। क्या ऐसा है वहां पे कि मानवता की भलाई के लिए सिर्फ निभाना है 5वीं स्टेज में? नहीं, वहां पे अगर बहुत लोगों का भला नहीं हो रहा किसी नियम से तो उस नियम को बदला जा सकता है, ऐसा 5वीं स्टेज कहती है कि भाई अगर 3 तलाक वाला लॉ ठीक नहीं था समाज के लिए तो उसको बदल सकते हैं। या अगर हम इस सती प्रथा की बात करें तो बेशक वो लॉ था समाज में लेकिन वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हक में नहीं था तो उसको बदला गया। तो लॉ समाज के लिए हैं और वो बदले जा सकते हैं, ये 5वीं स्टेज कहती है। ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गया, ऐसा थोड़ी कि फ्री छोड़ दो चलने दो। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ये 6th स्टेज में होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ 5th लेवल पे अगर समाज के लिए सही नहीं है कोई नियम तो उसको बदला जा सकता है, इस पे विचार होता है ना? तो ये 6th की बात हो जाएगी। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे रूल्स बनने चाहिए जो आचार संहिता के परे हो। अब एथिक्स और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही शॉर्ट में समझ के चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, अच्छा तो गुड बॉय नाइस गर्ल हो जाएगा वो तो, ठीक है ना? कई लोग हैं जो इसमें बी के पीछे पड़े हुए हैं, बी कह रहे हैं ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि बियॉन्ड आप फ्री क्या कर रहे हैं, फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स, कि जो चल रहा है कंडक्ट उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, 6th स्टेज की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे नियमों को प्रतिपादित करें जो चल रहा है समाज में, है ना, उसके परे हो। खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेंगे एक बार। यहाँ हम एथिक्स और मॉरलिटी की बात कर रहे थे। एथिक्स की बेसिकली सिंपल बात यह है कि जो चीजें चल रही हैं समाज में, एक एथिकली अगर हम देखें, अगर हम भारत में देखें तो एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं कि हम परिवार को साथ लेके चलते हैं, है ना? और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देख लें तो उनको कहा जाता है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पे इंडिविजुअल की लाइफ ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार के ऊपर इंडिविजुअल है ना? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारी कंट्री में अगर किसी माँ बाप को अगर वृद्ध आश्रम भेज दिया जाए तो हम उसको एथिकली गलत मानते हैं। यानी जो सोसाइटी का कलेक्टिविस्ट व्यू है, वो जो सेट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एथिक्स कहते हैं। मॉरलिटी की अगर हम बात करें तो मॉरलिटी पर्सनल चॉइस हो सकती है किसी के लिए, जो मान लीजिए कोई अगर वृद्ध आश्रम भेज रहा है तो हो सकता है उसकी पर्सनल वैल्यू में उसको वो गलत ना लग रहा हो, है ना? तो वो एथिकली रॉन्ग हो गई वो चीज, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम उस चीज को गलत मानते हैं, वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बट एक पर्सनल लेवल पे मॉरली एक व्यक्ति के लिए वो चीज सही हो सकती है। तो इस चीज का यहाँ पे एक ऐसे फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स, ऐसे रूल्स बनाना जो एथिक्स के परे हो। यानी मान लीजिए अगर समाज का भला नहीं हो रहा, आपने कुछ एथिक्स ऐसे बनाए हुए हैं तो उसके आगे भी जाकर के आप रूल्स क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, नए रूल्स को लाया जा सकता है यदि पुराने रूल्स से भला ना हो रहा हो तो। यही बात अभी हम सती प्रथा में भी कर रहे थे, ठीक है ना? तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम। एक प्रगतिशील शिक्षिका यानी एक ऐसी टीचर जो समय के साथ आगे बढ़ रही है, जो जॉन डुई को मानती है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानती है, लर्नर सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करती है, जो आज के समय की शिक्षिका है। वो एजुकेटर जो बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती है एजुकेशन को। तो प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? यदि आप एक मॉडर्न टीचर कह लीजिए आप, कि जहां पे जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप का भी है, वो केयर का भी है ना, वो फैसिलिटेटर का भी रोल है आपका, सुविधादाता जो एनसीएफ कहता है। एम्पैथी, हाँ एम्पैथी होनी चाहिए कि आप बच्चे के दर्द समझ सकें, ठीक है ना? कंट्रोल बहुत बेहतर हम नहीं मानते, बट चलो इसको अभी ठंडे बस्ते में रखते हैं, देखेंगे इस पर रिव्यू करेंगे। केयर पॉजिटिव है, ये हमें थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। चलो एम्पैथी ठीक है, कंट्रोल अगेन और डिसिप्लिन दोनों साथ में दे दिए। डिसिप्लिन एक बार को हम कह सकते थे, बट कंट्रोल तो अब हमें पता लग गया कि भैया नेगेटिव ही जा रहा है। एम्पैथी, रियलनेस और केयर, कोशिश करनी है डिसिप्लिन कंट्रोल ये सब चीजों से बच सके अगर हम, तो ज्यादा बेहतर। डिसिप्लिन एक बार को फिर भी ठीक था, कंट्रोल नेगेटिव वर्ड है। कंट्रोल का मतलब है आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से चीजें हो, जबकि डिसिप्लिन है एक तरह से कि जो चीजें नीडेड हो वो हो।
तो समानुभूति यानी बच्चे के, एक होती है सिंपैथी, सिंपैथी को नहीं लेके चलना हमें क्लासरूम में, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिंपैथी है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बेचारे बच्चे, तुम्हें चोट लग गई, ये हो गया, मतलब आप बस दिखा रहे हैं कि हाँ आपको केयर है। एम्पैथी है कि टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, मतलब आप खुद को दूसरों के जूतों में रख के देख रहे हैं, दूसरे की सिचुएशन में रख के देख रहे हैं कि आपके साथ अगर ये होगा तो कितना आपको बुरा लगेगा। तो एम्पैथी ज्यादा बेहतर है, तभी आप बच्चों को समझ पाते हैं। रियलनेस की अगर हम बात करें, वास्तविकता, झूठ नहीं, और परवाह, केयर तो टीचर में होनी ही चाहिए। टीचर का काम ये नहीं है, आप किसी कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, जब स्कूल में है या लर्नर्स के साथ आप डील कर रहे हैं। तो एम्पैथी, रियलनेस और केयर ये टीचर में होने चाहिए, अगर वो एक प्रोग्रेसिव टीचर है तो। ठीक, एम्पैथी, रियलनेस और कंट्रोल नहीं, कंट्रोल यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।